हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा था। लेटर मुगल्स मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। आज हम पढ़ेंगे कुछ उन राज्यों के बारे में जो स्वतंत्र हो गए थे। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में स्वतंत्र हुए थे। उनमें से एक राज्य था बंगाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है बंगाल? सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर ही ध्यान क्यों दिया, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? तो बंगाल के पास है मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे उपजाऊ भूमि। आज भी बंगाल के पास सबसे उपजाऊ भूमि है। ऐसा क्यों है? नदियाँ जहाँ पर ले जाके अपने अवसाद को डिपॉजिट करती हैं, वो लैंड जो है बहुत फर्टाइल होती है। और बंगाल क्या है? बंगाल हुगली नदी जो है बंगाल से होकर बहती है, इसलिए वहाँ पर है मोस्ट फर्टाइल लैंड। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट था बंगाल? क्योंकि उस समय बंगाल में था टेक्सटाइल एवं सिल्क इंडस्ट्री, और वर्ल्ड फेमस था टेक्सटाइल एवं सिल्क इंडस्ट्री। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि इस इंडस्ट्री पे हमारा पूरी तरीके से कब्जा हो। और क्यों इम्पोर्टेंट था बंगाल? इम्पोर्टेंट था अपने राइस प्रोडक्शन के लिए, अपने नील प्रोडक्शन के लिए, और शुगर प्रोडक्शन के लिए, और कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए। और क्यों इम्पोर्टेंट था? मोस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकतर ट्रेड होता था वो कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। इसीलिए वो चाहती थी कि बंगाल में पूरी तरीके से उसका कब्जा हो जाए, ना कोई कर देना पड़े, ना किसी नवाब से परमिशन लेनी पड़े, है ना। और कन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिशर्स, नवाब अपना फ़ायदा चाहते थे, नवाब चाहते थे उनको कर मिले, है ना, और ब्रिटिशर्स चाहते थे उनको कर ना देना पड़े। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो अब हम चलते हैं नवाब्स ऑफ बंगाल के बारे में। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही देखेंगे और कहानी फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है नवाब्स ऑफ बंगाल। नवाब्स ऑफ बंगाल में जो पहले इंपॉर्टेंट नवाब हैं वो हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में बंगाल को अलग राज्य बना लिया था। मतलब अलग राज्य से क्या मतलब? कि मुगल सत्ता से अलग हो गए थे। इससे पहले क्या होता था? मुगल सत्ता का मुगल जो शासन है वो बंगाल पे चलता था, है ना। लेकिन जो मुगल सम्राट थे वो बंगाल बहुत दूर था, तो मुगल सम्राट सूबेदार नियुक्त करते थे, उनकी सहायता से वो शासन करते थे। लेकिन मुर्शिद कुली खां ऐसा सूबेदार था जो बंगाल को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां को सूबेदार किसने बनाया था? तो फर्रुख शेर ने बनाया था। हमने फर्रुख शेर के बारे में कल पढ़ा था। तो फर्रुख शेर ने सूबेदार बनाया, और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ये बंगाल को लेकर अलग हो गया, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खां के टाइम में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। राजधानी पहले बंगाल की थी ढाका। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। जो बंगाल की राजधानी थी वो थी ढाका। ढाका से बदलकर क्या कर दिया था? ढाका से बदलकर कर दिया था मुर्शिदाबाद। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा काम क्या किया था? इसने तकावी ऋण बांटे थे। अब तकावी ऋण क्या होता है? तकावी ऋण का मतलब होता है कृषि पर दिया जाने वाला ऋण। मान लीजिए कृषि अकाल के कारण खराब हो गई, तो अब क्या हुआ? अब ऋण बांटने पड़ेंगे, तभी तो नई खेती होगी। तो उस तरह के ऋण को क्या कहा जाता है? तकावी ऋण। और क्या किया था मुर्शिद कुली खां ने? मुर्शिद कुली खां ने एक व्यवस्था होती है इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है? इजारेदारी व्यवस्था जैसे ठेके पर दिए जाने की व्यवस्था। जैसे 5 साल के लिए जो अधिकतम बोली लगाएगा उसे कृषि भूमि ठेके पर दे दी जाएगी। वो 5 साल तक खेती करेगा और कर जो है नवाब को देगा, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इजारेदारी व्यवस्था। बंगाल के नवाब को जमींदारी प्रथा पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, तो वो हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के 1727 में
मृत्यु हो जाती है। तो जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आते हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। जो शुजाउद्दीन मोहम्मद खां था ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था और इसके टाइम में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ था जिसको हम पढ़ें। तो इसके बारे में बस इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए, 1727 से 1739 तक था। 1727 से 1739 तक था शुजाउद्दीन। उसके बाद आता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत फेमस है। उसने कहा था कि अगर अंग्रेज़ों को छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगे और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। मतलब मधुमक्खी की तरह वो शहद देंगे अगर उनको छेड़ा ना जाए, और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। इसकी भी मृत्यु हो गई थी कब? 1756 में। इसका जो टाइम पीरियड था 1740 से 1756 तक था और 1756 में एक बीमारी होती है जल शोध, उससे इसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट नवाब है जिनके बारे में हमें देखना है वो हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो हैं अली वर्दी खान के पोते थे, नाती थे, है ना, पुत्री के पुत्र थे। तो जब इनको अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तभी से, है ना, बहुत सारे लोग इनके विरोधी हो गए, सिराजुद्दौला के विरोधी हो गए। क्यों? क्योंकि सब नवाब बनना चाहते थे। इनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, वो विरोधी हो गई। छोटे एग्जाम्स में नाम भी आ जाते हैं कि सिराजुद्दौला की कौन कौन विरोधी था। तो इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, है ना, नवाब शौकतगंज, और कौन कौन था? जो मीर जाफ़र था जो इनका सेनापति था वही इनका विरोधी हो गया। राय दुर्लभ, है ना, नदिया के प्रसिद्ध महावत चंद्र, अमीर चंद, ये सब इनके विरोधी हो गए थे। और सिराज का जो संबंध था अंग्रेज़ों से वो भी कुछ अच्छा नहीं था। देखो उसमें अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, कलकत्ते की घेराबंदी कर रहे थे, है ना। कलकत्ता मतलब फोर्ट विलियम की घेराबंदी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अपने सैनिक टुकड़ी रखना चाहते थे, है ना, जिससे वो आराम से व्यापार कर सके। तो ये चीज़ नवाब को अच्छी नहीं लगी कि उसके एरिया में कोई और अपनी सेना रखे, घेराबंदी करे। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा और इस युद्ध को वो जीत भी गया, है ना। क्या किया? इस युद्ध को जीत गया। तो इसने एक घटना यहाँ से सामने आई, वो घटना थी ब्लैक होल की घटना, ठीक है। अब ब्लैक होल में क्या हुआ था, तो जब यहाँ से जो अंग्रेज बंदी बनाए गए थे उनकी संख्या थी 146, है ना। तो 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंदी बना लिया और दम घुटने से अधिकतर अंग्रेजों की मौत हो गई। केवल 23 अंग्रेज जीवित बचे। तो इस घटना को क्या कहा गया? ब्लैक होल की घटना। और ब्लैक होल की घटना का वर्णन करता है हालवेल, एक अंग्रेज अधिकारी था जो कैद किया गया था। हालवेल ने इस घटना का वर्णन किया है। तो जब ये घटना हुई, इतने सारे लोग मारे गए, तो मद्रास में जो उस वक्त गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उनको बुलाया गया बंगाल, है ना। अंग्रेज क्या करना चाहते थे? बदला लेना चाहते थे। तो उसके लिए क्या किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और दोबारा से फोर्ट विलियम जीत लिया, है ना। और सिराजुद्दौला को मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई? 1757 में हुई थी, ठीक है। जब अलीनगर की संधि की तो क्या करना पड़ा नवाब को? जितने भी राइट्स थे कलकत्ता पर वो अंग्रेजों को वापस देने पड़े। और इस बार अंग्रेजों ने न केवल अपनी सैनिक टुकड़ी रखी बल्कि टकसाल भी स्थापित किया। अब टकसाल क्या होता है? सिक्के बनाने के कारखानों को टकसाल कहते हैं। और ये आप जानते हैं आज के टाइम में भी सिक्के उसके नाम के छपते हैं जिसकी सरकार होती है। तो फिर क्या हुआ? जब टकसाल स्थापित किए, अपने नाम के सिक्के छापने लगे तो अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया और ये चीज़ सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगी। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? फ्रांसीसियों से सहयोग लिया। अब फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरोधी थे तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? कहा कि अब इसके साथ अच्छे से युद्ध करना ही पड़ेगा, सिराजुद्दौला को मारना ही पड़ेगा। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? प्लासी का युद्ध लड़ा। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी कहाँ है? हुगली नदी के बाएं तट पर है, ठीक है। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से कौन था? इधर से था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के दो वफादार सिपाहियों का नाम आता है बार बार,
जिनको हमें याद रखना है। मान लीजिए विरोधियों की जगह वफादारों के बारे में पूछ लिया तो वो थे मीर मदान और मोहन लाल। कौन? मीर मदान और मोहन लाल। ठीक है, तो ये दोनों जो है सिराज की तरफ से लड़ रहे थे और हार गए, युद्ध के मैदान में मारे गए। सिराज को भी मार दिया गया। अब प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभुसत्ता कायम हो गई। अंग्रेजों ने एक कठपुतली शासक को नियुक्त किया। उस कठपुतली शासक का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जो है अंग्रेजों का क्या था? कठपुतली शासक था। तो जब अंग्रेजों ने इसको नियुक्त किया, इसीलिए इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? इतिहासकार इसको कहते हैं कैप्टन क्लाइव का गीदड़। इतिहासकारों ने क्या कहा मीर जाफर को? कैप्टन क्लाइव का गीदड़। ठीक है, जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तब अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा शोषण स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब मीर जाफर से इतना खर्च लेते थे इसको महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े। तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा खर्च उठाने में सक्षम नहीं रह गया। और एक बात और, इसका जो कार्यकाल था 1757 से, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था 1757 से 60 तक था। ठीक है, और 60 में जो है रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया था और इस वक्त जो यहाँ का गवर्नर बन के आया वो आया वेंसी टार्ट। ठीक, इस वक्त बंगाल का गवर्नर बन के आया था। ठीक है, तो जब ये खर्च उठाने में सक्षम नहीं रह गया तो इसने क्या किया? इसने अपने दामाद मीर कासिम को, किसको? मीर कासिम को राजा बना दिया। ठीक है, कहा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, अब तुम देखो। और मीर कासिम एक योग्य शासक था, 60 से 63 तक रहा। अब मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने सबसे पहले कहा कि ऐसी जगह राजधानी बनाएं जो अंग्रेजों की पहुंच से थोड़ा दूर हो, अंग्रेजों का हस्तक्षेप थोड़ा कम हो। तो इसने क्या किया? जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी, एक और बार राजधानी बदली, मुर्शिदाबाद राजधानी थी उसको बदल कर दिया मुंगेर। और इसने फ्रांसीसियों से ना सहयोग लेके एक जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था वॉल्टर। क्या नाम था? वॉल्टर। और इसका काम क्या था वॉल्टर का? सेना का आधुनिकीकरण करना। इसने मुंगेर में तोपखाने, बंदूक बनाने के कारखाने भी लगवाए। और एक और बात, इसने देखा कि अंग्रेज तो मुफ्त में व्यापार कर रहे हैं। किसने? मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज तो मुफ्त में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल व्यापारी हैं बंगाल के, उनको कर देना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, उनकी चीज़ें महंगी होती, अंग्रेजों की सस्ती होती। तो इसके लिए क्या किया इसने? सभी प्रकार के शुल्क हटा दिए, जो कि अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। और अंग्रेजों ने 1763 में इसको पद से हटा दिया और फिर से मीर जाफर को लाए। ठीक है, 1763 में। और इसके बाद एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ? 1764 में हुआ। बैटल ऑफ बक्सर ने 3 लोगों की संयुक्त सेना सामने आई। कौन कौन? एक तो मीर कासिम था, एक थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और एक मुगल थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये सब थे एक तरफ, है ना। इनकी संयुक्त सेना थी। और अंग्रेजों की सेना थी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो जब इन लोगों के बीच युद्ध हुआ तो तीनों की सेना पराजित हो गई और हेक्टर मुनरो जीत गया और मीर कासिम को 1765 में मार दिया गया। अब जब युद्ध हारे तो अब करनी पड़ी ट्रीटी। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई। फर्स्ट ट्रीटी और सेकंड ट्रीटी किसके किसके बीच हुई थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्रीटी, देखो जब मीर कासिम को मार दिया, है ना, और मीर जाफ़र की डेथ हो गई 1765 में, मीर जाफ़र की डेथ हो गई, तो फिर फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी निज़ामुद्दौला कौन? निज़ामुद्दौला इसकी जगह पर नवाब बनाया गया था। अंग्रेजों ने उठा के इसको नवाब बना दिया था। तो निज़ामुद्दौला मतलब बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय मतलब मुगल, है ना। शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, इसमें क्या किया? इसमें जो है
जो शाह आलम द्वितीय थे, इनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कंपनी ने ले ली। दीवानी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक राइट ले लिया। किससे? मुगल सम्राट से। देखिए, इकोनॉमिक राइट लिया था, प्रशासन का अधिकार नहीं लिया था। मतलब प्रशासन तुम देखो अपने खर्च पर, और जितने भी इकोनॉमिक राइट हैं वो हमारे होंगे। तो इकोनॉमिक राइट किसने ले लिए? इकोनॉमिक राइट अंग्रेजों ने ले लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। कब? किससे? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। और उसके बदले में क्या दिया? उसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार किया। 26 लाख रुपए पेंशन दी गई। किसको? शाह आलम द्वितीय को। ये है फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? वेंसिटार्ट था। बताया था ना 1760 में क्लाइव चला गया था, फिर वेंसिटार्ट आ गया था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर था वो था वेंसिटार्ट, लेकिन 1764 में वेंसिटार्ट को हटा दिया गया, फिर से क्लाइव आ गया था। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच हुई थी? क्लाइव के बीच हुई थी, निज़ामुद्दौला के बीच हुई थी और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं। जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ हुई थी? एक बचे अवध के साथ हुई थी। ठीक है, अवध के राजा कौन थे? अवध के राजा थे शुजाउद्दौला, इनके साथ हुई थी। तो इसमें क्या कहा गया? अवध को पूरे उनके राज्य वापस कर दिए गए, सिवाय कड़ा और इलाहाबाद के। कड़ा और इलाहाबाद नहीं दिया गया। ठीक है, और बाकी सारे राज्य वापस कर दिए गए। और अवध से क्या कहा गया कि आपको अपने राज्य में अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होगी। अगर कोई आप पे आक्रमण करता है तो अंग्रेजी सेना आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी होगी अपने खर्च पर। और क्या कहा कि अवध में कि बिना किसी प्रकार का कर दिए हम व्यापार करेंगे। क्या कहा? अवध में हम बिना कोई कर दिए व्यापार करेंगे। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। दोनों ही 1765 में। पहली हुई किसके बीच? मुगल, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। और दूसरी हुई किसके साथ? अवध और ब्रिटिशर्स के साथ। यही अंतर था। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर था बक्सर के युद्ध के समय वेंसिटार्ट, और प्लासी के युद्ध के समय क्लाइव। और इलाहाबाद की दोनों संधियों के समय गवर्नर कौन था? क्लाइव। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।